बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने जो कुछ कहा, जो इल्ज़ाम आयद किए, उनकी तहकीकात के बाद ही ये कहा जा सकेगा कि वो कितने सच्चे हैं और कितनी उन्होंने गलत बयानी से काम लिया है। लेकिन अगर पाकिस्तान की तारीख को देखा जाए तो हमने हमेशा देखा, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सहाफ़ी हो, हम इल्ज़ामात लगाने में देर नहीं लगाते, लेकिन अगर सबूत मांगे जाते हैं तो फिर हमारे पास सबूत भी नहीं होते। अगर 2013 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में बनने वाले एक बयानिए का जायज़ा लिया जाए तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस वक्त 35 पेंचर के नाम पे एक पूरा बयानिया बनाया गया। उस वक्त अफजल खान साहब, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के, उन्होंने ये 35 पेंचर और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ही जो है वो गलत करार दिया था। लेकिन बाद जस्टिस कियानी के पास उन्होंने जाके गैर मशरूत तौर पर अपने इस बयान की माफ़ी भी मांग ली और ये कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। लियाकत अली चट्ठा के इंकशाफात के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने भी कहा है कि लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं, सबूत नहीं होते। कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा देता है, कोई ये कह देगा कि फ़लाँ ने चोरी की है, डाका डाला है, लेकिन अगर उसके पास सबूत नहीं होंगे तो उसकी हैसियत क्या होगी। हम हर रोज़ देखते हैं, अदालतों में देखते हैं, और एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात की बारिश की जाती है। पाकिस्तानी मीडिया में बैठ के भी हम अपने मुखालफिन के खिलाफ जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम किस हद तक अपनी सोसाइटी के लिए एक ख़तरनाक माहौल पैदा कर रहे हैं। इल्ज़ामात के बारे में सबूत हो ना हो, आराम से जाएं, अदालत में माफ़ी मांगें, गैर मशरूत तौर पर अपने इल्ज़ामात से विड्रा करें और बाहर निकल आए। अगर अफजल खान साहब को पकड़ के 35 पेंचर की बुनियाद पर बयाने बनाए जाने वाले बयानिए की सज़ा दे दी जाती, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन्हें यह जवाब देना पड़ता कि आखिर उन्हें पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर इस किस्म के इल्ज़ामात क्यों लगाए, अगर उनके पास सबूत नहीं थे, तो आज लियाकत अली चट्ठा भी शायद इल्ज़ामात लगाते हुए सोचते। अब अगर उनके पास सबूत ना हुए तो फिर ये जो आज की नौजवान नस्ल है, टेलीविज़न चैनल पर बैठ कर, सोशल मीडिया पर बैठ कर हक़ायक़ जानना चाहती है, वो किस रुख पे आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ मुल्क की सियासत आज भी जिस सूरत हाल से दो चार है, उसमें कहा जा रहा है कि कांटों की सेज है वज़ीर आज़म बनना। पीपल्स पार्टी नहीं बनना चाहती, PMLN नहीं बनना चाहती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारान नहीं बनना चाहते। तो ये माहौल आखिर क्यों कर हुआ है और क्या इसके नताइज क्या निकलेंगे? जिस मुल्क की डूबती हुई मैशत हो, जिस मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का सामना हो, वहाँ पर सियासी बेचैनी क्या रंग दिखा सकती है, ये भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर तजियाकार जनाब हफीज़ुल्लाह न्याई साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हबीब अकरम साहब, सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं। मोहसन बेग साहब, सीनियर तजियाकार, भी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। हफीज़ुल्लाह न्याई साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे। अफजल खान साहब के बयानिए ने पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबी नताइज पर सवालात उठा दिए थे। इमरान खान साहब को बड़ा बूस्ट मिला उस बयानिए से कि उनके 35 पेंचर लगाकर उनसे जो है सीटें छीनी गई हैं। उन्होंने इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने खुद भी लगाए। वो जो माहौल बना, उसने इमरान खान साहब को पॉपुलैरिटी दी कि मुल्क के अंदर शफाफ इंतखाबात सिर्फ इमरान खान कराना चाहते हैं, बाकी तमाम सियासी जमातें शफाफ इंतखाबात के हक़ में नहीं हैं। अफजल खान साहब आराम से आए, माफ़ी मांगी, चले गए। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बने। आजकल भी मीडिया पर बैठ कर तहरीक इंसाफ का दिफा किया करते हैं। इदारे इस हद तक पोलिटिसाइज हो जाएँ, अगर इस हद तक तकसीम हो जाएँ, तो फिर हक़ायक़ तक हम कैसे पहुँचेंगे? मुल्क का निज़ाम आगे कैसे बढ़ेगा? बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, पता नहीं अब पॉपुलैरिटी के भी एक अजीब व गरीब जहते हैं। अब तो खैर इमरान खान साहब की मकबूलियत की बात करें तो कुछ समझ में आती है, उनकी सियासत के ऊपर गिरफ्त है उसकी भी समझ आती है, रायमा का उनके हक में होना कसीर तादाद में उसकी समझ आती है। लेकिन 2018 की को कौन सी किस पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं और क्या क्या जतन भेलने पड़े थे इमरान खान साहब को कामयाब कराने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि वो झूठ तो नहीं चल पाया था, वगरना ना RTS बैठता और ना वो बदनामी कमाई जाती, ना मुंह काले कराए जाते उस तरह का इलेक्शन कराने में। पहली बात तो यह जी कि ये जो आज एक भाई साहब जिनका नाम लियाकत अली चट्ठा साहब, बहुत जबरदस्त कमिश्नर रावलपिंडी, इनका रोल इलेक्शन में है क्या? मलिक साहब, 2-3 चीजें मुख्तसर कहने थे। जी जी, ये मेरे दोनों भाई, आप भी, सारे लोग इस अमल को बखूबी जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर पहली बात तो यह है कि जैसे ही इलेक्शन का
शेड्यूल अनाउंस होता है, एग्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर और किसी हद तक मजिस्ट्रेट 30 की पास जो है इलेक्शन को मुंतकिल हो जाती है। बिल्कुल ठीक। वो सजाएं दे सकते हैं, वो गिरफ्तारियां कर सकते हैं, और जो लोग आरओज होते हैं, जो लोग पीपीओज होते हैं, वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के नीचे आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब एक 400 एक एमएनए की सीट है, 400 पोलिंग स्टेशन है। नॉर्मली वहां पे 8, 10, 15 पीओज होते हैं, क्योंकि वो एक लंबा चौड़ा हिस्सा होता है, तो मुख्तलिफ लोग जितनी कॉपीज होती हैं 5-6 तो उसी जगह बैठे होते हैं। जो टीचर्स होते हैं इलाके कत नजर इसके कि मियाँ वाली के अंदर फर्ज किया एवरेज 8 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं और 400 की सीट्स हैं और 3000 के करीब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं। जब मियाँ वाली के अंदर से आ रहे हैं तो वो तो जो जमात पॉपुलर होती है, जो जिसका बयानिया पॉपुलर होता है, जिसका लोग होते हैं, वो तो उसके साथ उनकी हमदर्दी होती है। वो फॉर्म 45 इशू करते हैं। ये फॉर्म 45 की ये हकीकत है कि मैं इलेक्शन चूंकि लड़ चुका हूँ जी जी, सुमराद है कि फैमिली में मेरी पैदाइश से पहले मेरे वाले साहब लड़ चुके हैं, मेरी पैदाइश के बाद मेरे वाले साहब कई दफ़ा कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, मेरे लड़ चुके हैं, मेरे 3 भाई जो हैं बेशुमार इलेक्शन लड़ चुके हैं, एनए रह चुके हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर रह चुके हैं, एमपीएस रह चुके हैं। बिल्कुल ठीक। जब हमारा उम्मीदवार 2000 उसके हक में वोट्स आया और मोहसिन बेग के हक में 300 वोट आए तो भागता हुआ आता, बल्कि 2 ढोल भी ले आता अपने घर से, बजाता हुआ आता और ये फॉर्म 45 ये हमारा कल्चर है। बिल्कुल ठीक है। जिस जगह पे 100 वोट निकलता है, 200 वोट निकलता है, वो फॉर्म 45 छोड़ के आ जाता है, वो सीधा अपने घर चला जाता है, उधर ही नहीं आता। ये एक प्रैक्टिस है जिससे हम जान नहीं छुड़ा सकते। उसके बाद ये फॉर्म 45 जाते हैं जी आरओ के पास, डीआरओ के पास। डीआरओ जो हैं वो फॉर्म 45 में से इनको कंपाइल करके फॉर्म 47 में आते हैं और इलेक्शन कमीशन भेजते हैं, जो कि फॉर्म 49 के ऊपर रिजल्ट अनाउंस करते हैं। ये इस बंदे का रोल था क्या ये डाका डाल के जाना चाहता था? ये पहले वो कहते हैं ना कि पहले अपना लोकल स्टैंड आए तो बताए ये किस हैसियत में इसने धांधली कराई है। यहां पाकिस्तान एक पागल खाना बन चुका है। बिल्कुल ठीक। जहां इंसान को, अभी मैं मस्जिद में इशा पढ़ने गया, मगरिब पढ़ने गया, तो वहां पे सारे मेरी उम्र के लोग, रिटायर्ड ग्रेड 22 के रिटायर्ड आईजी, उन्होंने घेर लिया। बिल्कुल ठीक। और जिसको जिसका थिंकिंग थी उसके मुताबिक जवाब चाहिए था कि जी लियाकत चट्टा के बारे में जिसको मैं बताता था उसको कोई रोल नहीं है, तो क्यों जी कमिश्नर हो के रोल नहीं है? हम भी तो कमिश्नर रह चुके हैं, अब मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और तो मुझे ये बताएं कि इस बंदे का कोई रोल नहीं था, ये बंदा क्या करता रहा, और 7 दिन इसका जो जमीर है वो जो गहरी नींद सोता रहा है, और 8वें दिन उसको यकदम अल्लाह ताला ने कोई ऐसा दिया, रात को कोई आया जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और इसको ऐसा एक हुआ कि सुबह सवेरे इसका जमीर जाग उठा और जमीर के साथ उसकी बेशुमार चीजें जाग उठी। बिल्कुल ठीक। इनको शर्म ये नहीं है इस बेशरम आदमी को कि काजी फाइज साहब का नाम लेते हैं। मैं हकीकत ये है कि जो बंदा जब इस पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में लिखेगा तो बहुत खराबियां लिखेगा, और जो जिम्मेदार है उनको जरूर उनका तयन करेगा, लेकिन काजी फाइज ईसा का नाम सुनहरी असूल से लिखा जाएगा कि ये इलेक्शन नहीं कोई करा सका था। ये काजी फाइज साहब ने 8 फरवरी को इलेक्शन दिए हैं, और एक लंबी कहानी है। अब ये आ गई है, और हम इतनी संजीदगी से हमारे सारे इस वक्त टीवी स्टेशन, नसरुल्लाह मलिक साहब समेत और सारे पाकिस्तान के इस वक्त कुछ 120 प्रोग्राम है, और इस बंदे को छाल है, क्योंकि इस कौम, जब कौमों के ऊपर ऐसा वक्त आता है और कौमें जो इंतशार और खलकशार के अंदर मुलवस होती हैं, जो कि एक दिन में नहीं आता। तारीख इंसानी ने ना कौम 2, 3, 4, 5 साल में डूबी है और ना वो आसमान में पहुंची है। ठीक है, मैंने 10 साल का अमल है। बिल्कुल। जिसके बाद कौमें इस जहां पहुंचती हैं खलकशार और इंतशार में, ये बंदा उसमें इजाफा करने आया है। ठीक है सर, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा, हबीब अकरम साहब की तरफ जाते हैं। हबीब अकरम साहब, हमें आपको भी और मुझे भी क्रेडिट ये देना चाहिए कि हबीब अकरम साहब ने इलेक्शन के जो सर्वेस किए, हलकों में जाके जो आवाम से बातचीत की, बड़ी मेहनत का काम था, और मेरे ख्याल में वाहिद सर्वे उनका था जिनमें 35,000 से
ज़ायद लोगों तक ये पहुँचे, लोगों से बातचीत की। हबीब अकरम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि ये जो बात की जा रही है कि कमिश्नर का कोई रोल नहीं था, दूसरा इल्ज़ामात लगाने के बाद अगर सबूत हमारे पास नहीं होते, अगरचे बेज़ाब्तियाँ होती हैं, अगरचे बाज़ जगहों पे शिकायत जेन्युइन भी होती हैं, लेकिन अगर सबूत नहीं होते, ये सारा बयानिया, ये सारा जो कुछ कहा जाता है, फिर उसको रिवर्स गियर लगता है, उसका नुकसान होता है सोसाइटी को। मलिक साहब, पहले सवाल तो ये है कि क्या तनहा लियाकत अली चट्ठा साहब ने ये बात की है कि इलेक्शन में जालसाजी हुई है, इलेक्शन में धांधली हुई है, या उससे पहले भी ये बात हो रही थी? इसका सीधा सा जवाब ये है कि बात तो पहले भी हो रही थी। लियाकत अली चट्ठा साहब ने तो 7वें 8वें दिन बात की है, और उससे पहले दिन जब इलेक्शन हो रहा था और जब इलेक्शन के रिजल्ट आना शुरू हुए थे तो उसी वक्त से बात होना शुरू हो गई थी। और न सिर्फ इलेक्शन होने के दौरान बात हो रही थी, बल्कि इलेक्शन से पहले भी एक असेसमेंट बताई जा रही थी कि जनाब इस इलेक्शन में किसको पिचकाया जाएगा, किसको पिचकारा जाएगा। ये दोनों ये तो सारी चीजें वाजे थी। लियाकत अली चट्ठा साहब चूंकि सिस्टम का हिस्सा है, उनकी तरफ से एक आवाज आई है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, वरना इलेक्शन के ऊपर एतराजात तो इलेक्शन होने से भी पहले थे, इलेक्शन के दौरान भी थे, रिजल्ट्स जब आ रहे थे और रुके तो उसके बाद भी थे, और आज तक भी है। लेकिन हबीब अकरम साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हबीब अकरम साहब, यानी लियाकत अली चट्ठा साहब का ये कहना कि मैंने अपने जो मेरे डीसीज थे उनके ऊपर प्रेशर डाल के रिजल्ट्स चेंज किए, क्या कमिश्नर जिसका इलेक्शन प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके इन बयानात के सबूत उनके पास होंगे? वो तो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं कि इलेक्शन मैंने रिग किया, इलेक्शन मैंने खराब किया। मैं आपको अर्ज करूं कि मैं इस मामले पे कुछ ज्यादा कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आपकी बात पे सिर्फ एक इशारतन अर्ज है कि कमिश्नर का यस कोई किरदार उसमें इलेक्शन कमीशन में तो नहीं लिखा हुआ कि कभी होगा तो ये होगा, तो लेकिन ये बताएं कि कमिश्नर का रोल इतना ही किताबी होता है? और दूसरी बात यह है कि कमिश्नर, क्या हम पहले कमिश्नरों को नहीं जानते कि जिले में और अपने डिवीजन में उनके असर और रसूख की क्या कैफियत होती है? और तीसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल आपको बरबनाए इत्तला ये बात बता रहा हूं कि सारे के सारे रिजल्ट्स बहुत सारे डिवीजन में पहले कमिश्नर के पास गए और उसके बाद वहां से अनाउंस होना शुरू हुए। यानी ये तो बात, अब मसला ये है कि आपने कमिश्नर को एक अजनबी, एक स्ट्रेंजर इन द सिस्टम साबित करना है तो बिस्मिल्लाह कर दे। वो कमिश्नर पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की रियासत का निशान होता है। चलिए इसको छोड़ दीजिए कि लियाकत अली चट्ठा साहब के पास सबूत है या नहीं है। क्या फॉर्म 45 को सबूत है या नहीं है? क्या इतने बड़े, इतनी वो तमाम नशिस्तें जिन पे एक जमात का दावा है कि हमारे सपोर्टेड कैंडिडेट जो हैं वो जीते हैं, एक जमात को अपने फॉर्म 45 दिखा रही है तो दूसरी भी दिखा देती। अगर जमात ने अपने फॉर्म 45 इकट्ठे किए हुए हैं तो क्या दूसरी जमात ने इकट्ठे नहीं किए होंगे? अच्छा, हारने वाले कैंडिडेट्स ने इकट्ठे किए हुए हैं। हम इस्लामाबाद में मुस्तफा मुखर के पास फॉर्म है, टीएलपी के पास फॉर्म है, जमात इस्लामी के पास फॉर्म है, जो आजाद उम्मीदवार थे पीटीए के सपोर्टेड उनके पास फॉर्म है, नहीं है तो पीएमएलएन के पास। अटक में ये फॉर्म मेजर ताहिर सादिक के पास है, ईमान ताहिर के पास है, टीएलपी के पास है, जमात इस्लामी के पास है, नहीं है तो जीतने वाले कैंडिडेट के पास नहीं। कराची में ये फॉर्म सारे हारे हुए कैंडिडेट्स के पास है, नहीं है तो जीतने वाले के पास नहीं। अब क्या ये सबूत काफी नहीं है कि इलेक्शन के ऊपर कम से कम एक मीनिंगफुल, एक बामानी सवालिया निशान तो उठ जाता है? और फिर लियाकत अली चट्ठा साहब की, मैं तो इसको इस बहस में पड़े बगैर कि इन्होंने क्या कहा है, किस पे कितना इल्जाम लगाया है, लेकिन आप जरा ये क्या हमारी बदकिस्मती नहीं है कि हमारे चीफ जस्टिस पे इल्जाम लग रहा है? क्या पाकिस्तान में पहले चीफ जस्टिस पे ऐसे इल्जाम लगते थे? हम क्यों मुसलसल एक जवाल का सफर कर रहे हैं? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्जाम लग रहा है, ये खा झूठे हैं, लेकिन क्या ये सवाल उठाया जाना और सरकार के ही एक नुमाइंदे की तरफ से उठाया जाना, क्या ये एक मामूली बात है? देखिए, बात यह है कि हमें अब थोड़ा मिल बैठ के सोचना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा। ठीक है हबीब अकरम साहब, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि अगर सवाली या निशान है इलेक्शन के ऊपर तो उसके हवाले से जो कोर्ट्स मौजूद हैं, जो अपीलेंट बेंच बने हैं, जिनके बारे में ट्रिब्यूनल्स बने हैं, उन पे जाके सबूत देना या वहाँ जाके अपने केस को जो है परसू करना,
क्या वो ज़्यादा मुनासिब है, या मुल्क के अंदर एक ऐसी अनारकी की कैफियत पैदा हो जाए जिसके नतीजे में बहरहाल नुकसान मुल्क को हो, उसकी तरफ जाने के से कोई फ़ायदा हो सकता है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।